क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले एक रानी ने दुश्मन की हवस के सामने झुकने की बजाय खुद को और अपनी जैसी हजारों महिलाओं को आग में झोंक दिया था। वो रानी थी पद्मावती, जिन्हें आज भी हिंदुस्तान में कई लोग माता पद्मावती कहते हैं। जिनकी एक झलक के लिए दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की मजबूत दीवारें तोड़ने पहुंच गया। उसे जीत तो मिली, पर वो जीता नहीं। आज भी चित्तौड़गढ़ की हवाओं में उनकी वो गूंज सुनाई पड़ती है कि मान से बड़ा कुछ भी नहीं। और इसीलिए रानी पद्मावती की ये कहानी इतिहास की सच्चाई और लोक कथाओं का वो सुंदर मेल है जो हमें यह सिखाता है कि सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। इस कहानी को समझने के लिए आपको चित्तौड़गढ़ को समझना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान की पहाड़ियों में खड़ा है। यह एक ऐसा गढ़ है जो सदियों से राजपूतों के शौर्य और बलिदान की गवाही देता है। यहां की मिट्टी में 3 जौहर की यादें बसी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है 1303 ईस्वी का पहला जौहर, जो रानी पद्मावती से जुड़ा हुआ है। यह विशाल दुर्ग महज पत्थरों की दीवार नहीं, यह 7 विशाल द्वारों से घिरा एक ऐसा किला है जिसे जीतना यमराज को चुनौती देने जैसा था। पाडनपोल से लेकर रामपोल तक हर द्वार राजपूतों के खून और बलिदान की कहानी कहता है। यहां की हवाओं में आज भी वो ताप महसूस होती है जो सदियों पहले जौहर की ज्वाला से पैदा हुई थी। पद्मावती सिंघल द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहां के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। वे बचपन से ही अपनी सुंदरता, बुद्धिमता, शास्त्र ज्ञान और युद्ध कला में निपुण थी। भारतीय शास्त्रों में स्त्रियों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं, जिसमें रानी पद्मावती सबसे उत्तम और दिव्य मानी जाती है और इसीलिए उन्हें साक्षात पद्मिनी कहा गया। उनके पास एक चमत्कारी तोता हीरामणि था जो मनुष्यों की तरह बोलता था और वेदों का ज्ञाता था। एक दिन इस तोते ने चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को पद्मावती की सुंदरता और उनके अच्छे गुणों का ऐसा सजीव वर्णन किया कि राजा उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठे। राजा रतन सिंह, जो स्वयं एक कला प्रेमी और वीर योद्धा थे, वो पद्मावती को पाने के लिए जोगी का वेश धारण कर 7 समंदर पार सिंघल द्वीप पहुंचे। लोक कथाओं के अनुसार उन्हें इस यात्रा में घने जंगलों, हिंसक जानवरों और कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अंततः उनकी वीरता और समर्पण से प्रभावित होकर राजा गंधर्व सेन ने पद्मावती का विवाह उनसे कर दिया। जब पद्मावती चित्तौड़ आई तो ऐसा लगा कि मानो मेवाड़ के भाग्य का सूर्योदय हो गया हो। चित्तौड़ के दरबार में ही राघव चेतन नाम का एक विद्वान संगीतज्ञ था, जो संगीत की आड़ में गुप्त रूप से काला जादू और तंत्र मंत्र की साधना करता था। जब राजा रतन सिंह को उसकी इस अनैतिक गतिविधियों की जानकारी लगी तो उन्होंने उसे भरे दरबार में अपमानित कर राज्य से निर्वासित कर दिया। प्रतिशोध की जलती ज्वाला में राघव चेतन दिल्ली पहुंचा और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। राघव चेतन ने खिलजी के अहंकार और उसकी वासना को बड़ी चालाकी से उकसाया। उसने कहा कि सुल्तान, तुमने दुनिया जीत ली, पर यदि तुम्हारे हरम में सबसे अनमोल रत्न पद्मावती नहीं तो तुम्हारी जीत अधूरी है। खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक था, रानी की ख्याति सुनकर पागल हो उठा। उसने विशाल सेना तैयार की और चित्तौड़गढ़ के अभेद दुर्ग को घेर लिया। उसका उद्देश्य सिर्फ राज्य जीतना नहीं था, बल्कि रानी पद्मावती को हासिल करना था। खिलजी ने महीनों तक चित्तौड़ के किले को घेर कर रखा। किले के भीतर भोजन की कमी होने लगी, लेकिन राजपूतों ने घुटने नहीं टेके। सीधे युद्ध में जीत मुश्किल लगी तो खिलजी ने इस छल का सहारा लिया। उसने संदेश भेजा कि वो रानी को बहन मानता है और बस उनकी एक झलक देखना चाहता है, जिसके बाद वो दिल्ली लौट जाएगा। राजपूतों ने पहले तो इस मांग को ठुकरा दिया, लेकिन मासूम प्रजा की रक्षा और भीषण खून खराबे को टालने के लिए रानी पद्मावती ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सीधे सुल्तान के सामने आने से मना कर दिया, बल्कि दर्पणों यानी आईनों के माध्यम से अपना प्रतिबिंब दिखाना स्वीकार किया। लोक कथाओं के अनुसार जैसे ही खिलजी ने आईने में रानी के चेहरे का तेज देखा, उसकी नीयत और भी हिंसक हो गई। उसने मर्यादा की सभी सीमाओं को तोड़ दिया और विदा करने आए राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। ये शर्त रखी
कि रानी को उसे सौंप दिया जाए, तभी राज्य को जीवित छोड़ेगा। संकट के समय में रानी पद्मावती ने अपनी अद्भुत बुद्धिमानी दिखाई। चित्तौड़ के सबसे भरोसेमंद और वीर सेनापतियों गोरा, जो कि राजा के चाचा थे, और बादल, जो उनके भतीजे थे, जिसकी उम्र उस वक्त केवल 12 से 15 साल थी, उनके साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। खिलजी को संदेश भेजा कि रानी हजारों दासियों के साथ आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। लेकिन उन पालकियों में दासियां नहीं, बल्कि चित्तौड़ के सबसे घातक योद्धा हथियार लेकर छिपे थे। हर पालकी को उठाने वाले सैनिक ही थे। गोरा और बादल ने इस आत्मघाती मिशन का नेतृत्व किया, और जैसे ही खिलजी के शिविर में पहुंचे, राजपूत वीर मौत बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। गोरा ने इतनी वीरता दिखाई कि कहा जाता है कि उनका सिर कटने के बाद भी उनका धड़ दुश्मनों से लड़ा। किशोर बादल ने अपनी छोटी सी उम्र में वो पराक्रम दिखाया कि खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राजा रतन सिंह को बेड़ियों से मुक्त कराया और सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचा दिया। धोखे से हार कर खिलजी बौखला गया। उसने पूरी ताकत के साथ किले पर अंतिम प्रहार किया। जब राजपूतों को लगा कि अब जीत असंभव है और किले के भीतर रसद पूरी तरह खत्म हो गया, तो केसरिया करने का फैसला किया। केसरिया का अर्थ होता है केसरिया कपड़े पहनकर मैदान में उतरना और तब तक लड़ना जब तक आखिरी सांस ना निकल जाए। 26 अगस्त 1303 को राजा रतन सिंह और उनके योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र पहने और अंतिम लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर रानी पद्मावती ने अपनी मर्यादा और सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर का आह्वान किया। रानी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की हजारों महिलाओं ने पूरा 16 श्रृंगार किया और जय एकलिंग जी के उद्घोष के साथ पवित्र अग्निकुंड की लपटों में समा गई। जब खिलजी ने किले के द्वार तोड़े और भीतर प्रवेश किया, तो उसे लूटने के लिए धन नहीं और उसे भोगने के लिए रानियां नहीं, उसे मिली तो केवल जलती लकड़ियों की तड़तड़ाहट और गर्म राख। उसने जमीन तो जीत ली, लेकिन उस महान आत्माओं के स्वाभिमान को वो कभी छू नहीं पाया। आज भी चित्तौड़गढ़ किले में जौहर कुंड मौजूद है, जहां हजारों महिलाओं ने अपने स्वाभिमान के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। आज भी श्रद्धालु और पर्यटक वहां बड़े सम्मान के साथ सिर झुकाते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते इसका मुख्य हिस्सा ढका हुआ है और एक गहरे खुले कुएं जैसा दिखता है, लेकिन आज भी वहां की मिट्टी में वो ऊष्मा महसूस होती है। राजस्थान के लोकगीतों परंपराओं में गोरा बादल, पद्मावती और रतन सिंह के नाम आज भी बड़े गर्व से लिए जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन मान मर्यादा के लिए खुद को समर्पित करने वाले लोग इतिहास में सदैव जीवित रहते हैं। रानी पद्मावती की यह कहानी मुख्य रूप से सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से भी प्रेरणा है, जो 1540वीं ईस्वी में लिखी गई थी। ये एक काव्य महाकाव्य है जो इतिहास, प्रेम, सूफी दर्शन और राजपूत गौरव का मिश्रण है। कई इतिहासकार इसे काल्पनिक तत्वों से सजाने और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को आधार बनाकर इसे पेश करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि खिलजी ने क्षेत्रीय विस्तार और संसाधनों के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था, लेकिन माता पद्मावती, रानी पद्मावती की कहानी लोक कथा और काव्यों के जरिए जन जन तक पहुंची है। ये गाथा भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति, स्वाभिमान और बलिदान का एक प्रतीक बनकर है। रानी पद्मावती की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। उन्होंने दिखाया कि बुद्धिमानी, साहस और स्वाभिमान से बड़ा दुश्मन हराया जा सकता है। जौहर कोई हार नहीं थी, ये खिलजी के अहंकार पर सबसे बड़ी नैतिक विजय थी। आज जब हम चित्तौड़ का नाम सुनते हैं तो पद्मावती का वो अजय स्वाभिमान याद आता है, जो हमें अपनी संस्कृति और गौरव की रक्षा करने की शक्ति देता है। असली इतिहास में खिलजी ने चित्तौड़ भले जीता हो, लेकिन लोक कथाओं में पद्मावती ने अपना सम्मान बचाया। दोनों मिलकर ये बताते हैं कि जीत सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं, बल्कि आत्मा की भी होती है, और यहाँ पर खिलजी की हार भी थी। ये कहानी खिलजी की नहीं थी, ये कहानी रानी पद्मावती की थी। इस कहानी को आप कैसे देखते हैं? ऐसी कोई और प्राचीन, वीरता से भरी, गौरवशाली कहानी अगर आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम वो कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल क्राइम बुक से जरूर जुड़िएगा, ताकि हिम्मत, हौसला अफजाई हमारी भी हो सके और हमारा आपका रिश्ता जो है वो और ज्यादा मजबूत हो सके।